आज फिर से कुछ मोटिवेशनल वाक्य के साथ शुरुआत करता हूँ कि हालात कुछ भी हो, हालात चाहे जैसा भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। तो चलिए, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। चलिए रंजीत भैया, आपका फिर से स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम कुछ ज़मीनी लेवल की अगर बात करें, ज़मीनी स्तर की अगर बात करें, तो सबसे पहले देखा जाता है कि यहाँ के नेताओं के बदौलत, चाहे हमारे ब्लॉक हों या त्रिस्तरीय पंचायत की बात हो, त्रिस्तरीय पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों, धीरे धीरे सभी भ्रष्ट और घुसखोर बनते जा रहे हैं। ऐसा ये नेताओं की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यह मुद्दा के तह तक हम लोग जाएंगे। आज के डेट में आप देख लीजिए कि सरकार की योजना थी कि नए ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी बनाना है, पंचायत भवन बनाना है, तो कुछ पंचायत में बन भी गया है, लेकिन पब्लिक को वहाँ कोई सुविधा नहीं मिला। हम जब एक पंचायत भवन गए देखने के लिए तो वहाँ लिखा हुआ था मुखिया कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, रोजगार सेवा कार्यालय, इंदिरा आवास सहायक कार्यालय, आरटीपीएस ऑफिस, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कोई पदाधिकारी अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं है। सारे ऑफिस में, सारे कार्यालय में धूल का मोटी मोटी चादर बिछा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र के माध्यम से जो जनताओं का जो पैसा टैक्स के रूप में जो जा रहा है वो बर्बाद हो रहा है। उसके काम में आज तक भी कुछ नहीं हो रहा है, उसका काम में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पंचायत स्तर के लोग प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और रिश्वत देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी इस चुनी हुई सरकार की होती है, लेकिन यह सरकार जो है सिर्फ चुनावी वादे, जिस तरह से किसान खेती करते हैं इस तरह से जो है एक बार ये खेती कर के आते हैं और फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कदापि बर्दाश्त लायक नहीं है। यह मनुष्य जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खराब स्थिति पैदा करने वाली है। लेकिन यहाँ के जो डायरेक्ट जो जनता है वो डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ से जो जीत कर जाते हैं उनसे डायरेक्ट वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अगर वो यहाँ अगर त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यदि उसकी बातों को यदि सुन नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे डायरेक्ट जो सो विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे? इसका बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि पब्लिक जो है जब इन चीज़ों को बदलने का जब समय आता है तो पब्लिक को दूसरे मुद्दों पर भटका दिया जाता है, उसको फ्री का लोभ दिया जाता है कि आपको भाई अभी देख रहे हैं विधानसभा चुनाव हो रहा है, कई राज्यों में चुनाव हुआ तो कोई कह रहा है भैया हम मैया योजना देंगे, हम मैया बहना योजना देंगे, और उन सारी मुद्दाओं से लोगों को भटका के अपना शासन कायम करता है। यहाँ पब्लिक सबसे जिम्मेदार है। पब्लिक के बाद से यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। वो लोग जो है इन भोले भाले जनताओं को जो है उसका हक की अधिकार न देने के लिए उसके दूसरे ओर मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। बचपन में हम एक कहानी पढ़े थे, भेड़ और भेड़िया। भेड़ और भेड़िया में दिखाया गया था कि 5 साल भेड़िए के माध्यम से क्रूरता पूर्वक उस समाज में शासन किया जाता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वही भेड़िए के जो लोग होते हैं उनको ऐसे सजाया जाता है कि उन भेड़ रूपी जनताओं को एकदम मोटिवेट कर देता है कि नहीं अब जो है हमारे भेड़िए जो है सारा चीज काम करने लगे, राजा जी बहुत अच्छे हो गए हैं। राजा जी ने आज सुबह सुबह एक भेड़ के पैर में पांव कांटा चुभ गया था, उसके अपने दांतों से निकाला, एकदम मासूम भेड़ था, उसका एकदम अच्छा चरित्र हो गया है। तो भाई भेड़ तो भेड़ ही होता है, पब्लिक तो पब्लिक है। जब तक उसको शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो उन भोली भाली जनता उनके जाल में फंस जाते हैं। और देखते हैं उस कहानी में कि जब उसकी सरकार बनती है तो वो सरकार फिर वही भेड़ को नाश्ता खाना दोपहर का एस्टिमेट बना के 5 साल लीड किया जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम पब्लिक हैं। पब्लिक को अपने परिवार, अपने हित के लिए मतदान करना चाहिए। पब्लिक से आग्रह मेरा ये है कि आपके वोट में इतना ताकत है कि आप
5 साल में आपके वो नेता जो आपको 5 साल सुनने को तैयार नहीं है, वो आपको रिश्वत देने के लिए तैयार है, मुर्गा भात खिलाने के लिए तैयार है, 500 रुपया देने के लिए तैयार है, तो उस दिन उसको जगना होगा कि भाई हमको अपना मताधिकार का प्रयोग अपने बच्चों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, ताकि हमको कोई शोषण न कर सके। तो यदि अगर चुनाव से पहले कोई भी नेता की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले वो अपने आप को ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, योग्य बताते हैं, लेकिन वही चुनाव जब जीत जाते हैं तो क्या उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता और उनके जुझारू क्या ये भ्रष्ट और घुसखोरी के लिए बना होता है? इन सारे मुद्दों को जो है पब्लिक को ही धीरे धीरे डील करना होगा, उसको कोई संभालने वाला नहीं आएगा। अगर हम देखिए अपने जो है अपने अच्छाई को हम धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं। गणित के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर आपके पास 1 सिंपल है तो आप सीधे 10 गुना नहीं कर सकते, डबल कर सकते हैं। 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से आप अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रथम स्तर पर हर पब्लिक को जो है अपने परिवार की शिक्षा के लिए जागृति होना होगा। आप उन नेताओं से सबसे पहले आप शिक्षा मांगिए। अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आपके बच्चे को कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई शोषण नहीं कर पाएगा। जो भी प्लेटफॉर्म आज के डेट में शोषण करने का जगह है, थाना हो गया, प्रखंड मुख्यालय हो गया, और पंचायत स्तर पर जो सरकार की योजनाएं सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया जाता है, उसमें भी शोषण किया जाता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा ही नहीं है। उसको 4 बार कार्यालय का चक्कर लगवाता है, मजबूरी बस जो है वो रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या कि वो जानता है कि भैया हम 4 दिन करेंगे तो 4 या 1200 रुपया मजदूरी कहीं कमा लेंगे। तो इसके लिए आपको जुनून शक्ति होना चाहिए। अगर वो दृढ़ संकल्प के साथ किसी को बोल दीजिएगा, तो कह दीजिएगा कि नहीं आपको हम वेतन तो हम अपना मेरा कमाई से ही, मेरा जीएसटी टैक्स कटने से ही पैसा आपको मिलता है, और फिर हम आपसे हमसे पैसा मांग रहे हैं। ये पैसा तो हम आपके घर में मजदूरी करके ही लाए थे, और हम आपके घर में मजदूरी करने के पश्चात आपको संतुष्टि नहीं मिला। वो मेरे पैसे से मेरे बच्चे का दवा मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन आप फिर किसी कारणवश मजदूरी लेने, अपना वेतन लेने के साथ साथ मेरा वो मजदूरी पर भी आपका नजर रहता है। ये तो जंगल के जो राजतंत्र जैसा चलता है उससे भी बदतर स्थिति आज मतलब बन चुका है बिहार में। तो फिर अगर हमारे राज्य की बात करें तो जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, वो तो सभी पंचायत में, सभी यहाँ तक कि सभी गांव में भी स्कूल जो सो अपना खोल दिए, तो क्या वहाँ पे शिक्षा के नाम पर भी भ्रष्ट और घुसखोरी दिखता है? शिक्षा के डेट में आज का जो बिहार मॉडल है वो कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझिए, अगर आपके पास पुराने जमाने में अगर साइकिल था तो आज कोई साइकिल चला रहा है? नहीं चला रहा है। नहीं, आज के डेट में सबको 2 व्हीलर चाहिए, और ये सरकार वो साइकिल पर ही सफर करना चाह रही है, तो कितना पीछे रह जाएगा, जमाने से बहुत पीछे रह जाएगा। इस तरह से जो शिक्षा मॉडल है बहुत एकदम पुराना हो चुका है, उसको जो है आधुनिक करने की जरूरत है। अन्य राज्यों में इससे अधिक आधुनिक करने की जरूरत। जब आपके नेता ही आधुनिक नहीं है, आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाले ही व्यक्ति आधुनिक नहीं है, तो आपको सिस्टम कहाँ से आधुनिक होगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ इन प्रदेश के युवाओं से कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस तरीके से अपने माता पिता के अपेक्षा आप जिस तरह से इस आधुनिक युग में आगे बढ़ रहे हैं, पूरे सिस्टम को भी हम लोग को आधुनिक करने की जरूरत है। आज जो है शिक्षा स्तर देख लीजिए कि कैसे चल रहा है। जो हमारे ही समाज में जो अच्छे लोग हैं वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं भेज रहे हैं। वो जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता, वो प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहा है। तो सरकार को इस पर संगठन विचार करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस पर कमेटी बैठा के विचार विमर्श करना चाहिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय को ही प्राइवेट स्कूल की तरफ से मोटिफाइड करना होगा, तब जाके आपको शिक्षा की हर घर में दीप जलाया जाएगा। तब ये जो है भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे बड़ा दवा यही है कि आप शिक्षित होंगे तो आपको मतलब भ्रष्टाचार से लड़ सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे अभी रंजीत भैया बताया कि शिक्षा को बेहतर बनाने का उपाय इन्होंने बता रहे हैं, और आगे एक और हम बात पूछना चाह रहे हैं भैया आपसे कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर सीरियस हो जाते हैं, एक महिलाओं की स्थिति की बात हम ना कर रहे हैं, महिलाओं के साथ साथ कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिसको हार्ट अटैक, अभी अधिकांश लोगों को हार्ट की समस्या हो रही है, तो क्या यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल की जो जरूरत है, सख्त जरूरत है,
और नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से पटना रुक करना पड़ता है, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। जैसे वहाँ IGIMS है, एम्स है, उस तरह से क्या हमारे भी सोलह और चकाई क्षेत्र की धरती पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, लेवल सबसे ऊंचा होता है। मेरा मानना है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सभी लोगों तक पहुंचाना है तो हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हर प्रखंड में उससे उच्च स्तर का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और जिला लेवल पर सभी तरह का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति को 200-300 किलोमीटर के रास्ते में दम लोग तोड़ देता है। अगर 50-60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है तो वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं और व्यवस्था हो सकता है। तो हर जिला मुख्यालय में एक व्यवस्था एकदम हार्ट लेवल के इलाज के लिए होना चाहिए। हर प्रखंड में जो है उच्च स्तरीय, जहाँ की कम से कम 80% चिकित्सा लोगों को मिल सके और प्राथमिक उपचार जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं पंचायत स्तर पर होना ही चाहिए। मनुष्य जीवन को अगर 2 चीज़ की गारंटी अगर सरकार देती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो राज्य जो है आत्मनिर्भर बनेगा। वो दुनिया में, अपना देश में अपना पहला स्थान बनाने का मतलब पहला स्थान बनने का वो सारे विकल्प को पूरा कर लेगा। चलिए, जैसे कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति एक बात आती है जी कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो। हमारे क्षेत्र के कई ऐसे लड़के हैं जो तमिलनाडु में जाके अपना जो गुजर बसर और मात्र वही मजदूरी का ही काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे मजदूरी का काम नहीं है, या नहीं तो यहाँ पे क्या उस तरह का साधन नहीं है जैसे कि लोगों का कुछ रोजी रोटी यहीं पे चल सके? जी, देखिए, बिल्कुल है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के युवाओं के लिए। हम लोग, हमारे दादा लोग पहले कहते थे कि जहाँ जन वहाँ धन, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ है। जहाँ जिसका मन है वहाँ धन चला गया है। इसका जिम्मेदार हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही पर हैं। जब हम मजदूर हम हैं, मेरा पैसा से ही फैक्ट्री लगता है, जो हमने गरीब आदमी जो अपने बैंक में 10-20 रुपया जो बचा के रखता है, वही पैसे से बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दिया जाता है। ये है तो युवाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा है, हर परिवार सुखी संपन्न रहने के लिए आपको जो है उसको घर पर ही रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो अपने माता पिता को सेवा कर सके, अपने बच्चे को सेवा कर सके। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि भाई आप खुश हैं, लेकिन आपके जो उद्योग धंधे जो चल रहे हैं वो कितना खुश है, उसको फीडबैक उससे लेना चाहिए। उससे पूछना चाहिए, भाई आप कहाँ से हैं? तो बोलेगा बिहार से। बोला भाई मैं बिहार से। मैं उद्योगपतियों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उनके दर्द को जरूर समझें, उनसे एक बार फीडबैक लें। भाई आपके पास क्या कमी है? जो फैक्ट्री आप गुजरात में लगाएं, जो तमिलनाडु में लगाएं, जो हरियाणा में लगाएं, वही फैक्ट्री आप बिहार में जाके लगाइए। वहीं के बच्चे वहीं से काम करेंगे। आप तो रॉ मटेरियल कहीं से लाते हैं, आप फिर माल आपका बन जाएगा, फिर आप अपने सुविधा अनुसार जहाँ भी लोग हैं वहाँ पर बेचिए। जहाँ जहाँ आपका उपभोक्ता है, आप प्लांटेशन वहीं लगा दीजिए, वहीं माल उत्पादन होगा, वहीं के लोग खरीदेंगे, आप भी खुश, मजदूरी करने वाले पूरा परिवार खुश। चलिए भैया, आज के एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और आपका जो विचार है वो हम और तमाम जितने भी दर्शक हैं आपके, जो भी देख रहे हैं, उनके लिए आदरणीय होगा। और इस तरह के विचार को आप लेकर आगे बढ़ें, यह मनोकामना हम करते हैं और तमाम सबों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो यदि वीडियो अगर अच्छी लगी और अगर सोच अगर हमारे रंजीत भैया की अच्छी लग रही है और हम लोग की अगर मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।